Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26 September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about the philosophy of integral humanism, which was given by Pandit Deen Dayal Upadhyay ji. ये जो टॉपिक डिस्कशन है ये एसे राइटिंग के लिए एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो फिलॉसफी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, इसको प्रपोज किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ही इज कंसिडर्ड टू बी फाउंडर लीडर ऑफ करेंटली रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। बट उन्होंने जो पार्टी फाउंड की थी वो थी भारतीय जन संघ। फिर वो पहले मर्ज हुई जनता पार्टी के साथ, फिर वहाँ से उसको फिर से डीमर्जर किया गया लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और फिर से उन्होंने नई पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। बट आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसके रूट्स भारतीय जनसंघ से रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी या फिलॉसफी जो भारतीय जनसंघ के थे, जो उनके फाउंडिंग लीडर्स के थे, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है। बट ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। इट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ही वॉज फाउंडर लीडर ऑफ भारतीय जनसंघ, विच यू कैन से लेटर ऑन गॉट रीस्ट्रक्चर इनटू भारतीय जनता पार्टी, द करंट रूलिंग पार्टी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही दिया हुआ फिलॉसफी है द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। क्यों आया है आज के न्यूज़पेपर में, करंट कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए। तो कल का दिन 25 सितंबर वाज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर उनकी दी हुई ये फिलॉसफी आज इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस की गई है कि इसका क्या मतलब है और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये फिलॉसफी दी थी। तो देखते हैं द कोर आइडिया ऑफ द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इस आइडिया या फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में जो कोर वर्ड है वो है इंटीग्रल, जो निकल करके आता है फ्रॉम द वर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक तरीके से यूनियन, कॉम्पोजिशन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि इंसानों को अगर देखा जाए, इफ वी एग्जामिन अ ह्यूमन एट इंडिविजुअल लेवल, देन दैट ह्यूमन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ the integration of four constituents: body, mind, intelligence and soul. ज्यादातर फिलोसोफर्स ने माइंड, इंटेलिजेंस, सोल इनको सिनोनिमस तरीके से देखा है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन तीनों में भी सेग्रीगेशन किया है। और वो सेग्रीगेशन करके फिर उन्होंने पर्पस भी बताया है कि क्यों वो उनको लगता है कि ये तीनों अलग अलग हैं। बॉडी तो ऑफ कोर्स अलग है, it's the physical aspect of our existence, while these are the subtle aspect of our existence, yet there is difference between the three। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हमेशा से ही हिंदू ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में जो चार पर्पस ऑफ लाइफ बताए गए हैं, जिनको कहा गया है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पर्पस को सीख करने वाला हमारे एग्जिस्टेंस का अलग अलग इंग्रेडिएंट है। जैसे बॉडी सीक्स अर्थ, माइंड सीक्स काम, इंटेलिजेंस धर्म को आप सीख करेगा या धर्म को फॉलो करेगा। अल्टीमेट पर्पस ऑफ सोल इज टू अटेन मोक्ष। तो कहीं ना कहीं बॉडी और माइंड, इन दोनों के लिए ही अर्थ और काम का जिक्र किया गया है। बॉडी ऑल्सो इज इंक्लाइन टूवर्ड्स काम, बट कामना की जो इच्छा होती है, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, they mostly arise in mind and then body responds accordingly. So it is the mind which starts the desire for sexual instincts. But आप कह सकते हैं कि body and mind, though these are the two separate existence of an individual, yes, separate ingredients of an individual, collectively they seek earth यानी कि मटीरियल वेल्थ एज वेल एज काम यानी कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। इंटेलिजेंस ask us to follow our duty, which is dharma, and soul ultimately, which is the uppermost या higher most
component या ingredient of human existence, it ultimately seeks मोक्ष, salvation. तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में इंसानों के अंदर 4 कंपोनेंट्स और उनके बीच में इंटीग्रेशन को एक्सप्लोर किया है कि देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंडिविजुअल विच आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर। साथ ही साथ उन्होंने इंसान और सोसाइटी के बीच में भी एक ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन सजेस्ट किया है कि नो इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट अलोन, एवरी इंडिविजुअल नीड्स सोसाइटी, a good society around for existence, a good environment and ecosystem around for existence. At the same time, a good society can develop only when an individual who is the basic constituent of that society is essentially good. तो इस तरीके से उन्होंने इंसान यानी कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशन एक्सप्लोर किया है या प्रपोज किया है, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ही हैज प्रपोज इंटीग्रेशन एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज सोसाइटल लेवल। इस आर्टिकल में आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक बार इस आर्टिकल को पढ़ भी लीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित आपसे एथिक्स पेपर में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपका चैप्टर 5 है, फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वेस्ट। तो भारत की तरफ से जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फिलोसोफर्स हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और उनकी फिलोसफी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, वेयर ही हैज इलाबोरेटेड इंटीग्रेशन एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब जरा ये भी देखते हैं कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही गेव द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो जब भारत आजाद हुआ तो अब जरूरत थी, देयर वाज ए नीड दैट इंडिया वाज गाइडेड बाय इट्स ओन फिलोसॉफिकल सिस्टम, इंडिजीनस सिस्टम ऑफ थॉट्स, रादर देन कॉपी पेस्टिंग द वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफीज। ये एक स्ट्रॉन्ग अर्ज था इंडियंस के बीच में, जो उस टाइम के लोग थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हमारी खुद की अलग से आइडियोलॉजी, अपनी फिलोसफी होनी चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए हम अपने देश को प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाएं, रादर देन सिंपली कॉपी पेस्टिंग वेस्ट या देयर पॉलिटिकल फिलोसफी। इसी कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करते हुए मुंबई में 1965 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अमंग्स द वेरियस इजम्स, इजम्स मतलब आइडियोलॉजी, जैसे नेशनलिज्म, तो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, तो ही सेड कि अमंग्स द वेरियस इजम्स, आइडियोलॉजीज seen in the West, the principal ones are nationalism, democracy and socialism. And he said कि all such isms या ideologies seen in the West are creating more problems than providing solution. For example, nationalism is leading to threat to the world peace. बहुत ज़्यादा nationalism या extreme sense of nationalism gets degenerated into jingoism या हेट्रेडनेस फॉर अदर कंट्रीज, अल्टीमेटली लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। आप कह सकते हैं कि नाजीज्म या फासिज्म जो इटली के अंदर देखा गया, ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम नेशनलिज्म का ही तो नतीजा था। तो कभी कभार बहुत ज्यादा नेशनलिज्म जो है वो भी वर्ल्ड पीस के लिए खतरा बन जाता है, ऐसा कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वेयर एवरीवन इज फ्री to choose their own या follow their own approach in life. That is the core idea of democracy as a value. He says कि democracy joins hand with capitalism and it gives rise to exploitation. Democratic system में क्या होगा कि the government will provide enough liberty to each and every individual. Then those who are rich will do business because they are and they will do manage business as per their own benefit, and since they are having upper hand anyway, stronger bargaining power because they are rich, so they will become even more rich, inequality will get widened, and that ultimately will lead to exploitation of the poor class. So democracy when joins hand with capitalism, it leads to exploitation of the poor class. और उसको काउंटर करने के लिए अगर सोशलिज्म लाया जाए तो इट अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइजेज विथ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो इस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि हमें कोई भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी या वेस्टर्न इज्म नहीं चाहिए। ऑल दीज आइडियल्स आर फार फ्रॉम परफेक्ट, एंड भारत विच
has its own rich history of political thought, should not blindly copy them, should not blindly ape them. We need to develop our own approach. और फिर उन्होंने ये अपनी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी दी कि हमें चीजों को सेग्रीगेटेड तरीके से नहीं देखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कोर आइडिया था वो ये था कि वेस्टर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है। दे हैव ए टेंडेंसी टू सी थिंग्स या लाइफ इन सेक्शंस, कि पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग होगी, स्पिरिचुअलिज्म अलग होगा, हेल्थ रिलेटेड उनकी आइडियोलॉजी अलग होगी, इन्वायरमेंट के लिए उनका पॉलिसी प्लान फॉर्मुलेशन अलग होगा। बट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हमको सब चीजों को, आसपास में जो पेड़ पक्षी पौधे हैं, नदियां हैं, उसके अलावा इंसान, बाकी जानवर है, इन सबको एक इंटीग्रेटेड लार्जर सिस्टम की तरह देखना होगा। इनको सेग्रीगेट करके नहीं देखना होगा। वेस्टर्न सोसाइटी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकिंग डाउन थिंग्स इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड देन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड पुटिंग देम टुगेदर लाइक ए पैच वर्क। जैसे कैसे पिज्जा के अलग अलग स्लाइसेस रखे रहते हैं, वैसे ही अलग अलग इन्वायरमेंट के लेकर के अलग फिलॉसफी या पॉलिसी, इकोनॉमी को लेकर के अलग पॉलिसी। और यही कारण है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इट कम्स इनटू कन्फ्लिक्ट विथ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, सिक्योरिटी को लेकर के अलग पॉलिसी, प्राइवेसी को लेकर के अलग पॉलिसी, एंड देन दे कम इनटू कन्फ्लिक्ट। सो व्हाई टू डेवलप थिंग्स इन पैचवर्क? ये है प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, द टेंडेंसी टू थिंक ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन सेक्शंस। वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर भी कुछ फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं सिर्फ सोल एस्पेक्ट पे, which is just one of the four segment of our existence. That is also a problem. Neglecting other three aspects of our existence, that is body, mind and intellect, is not a wise thing. We need to focus on all of them. और दीनदयाल उपाध्याय जी फिर सजेस्ट करते हैं कि हमें करना क्या है। तो वो कहते हैं कि we just have to fulfill our duty. Individual has to be dutiful in order to attain the goals of integral humanism. Duty towards whom? Duty towards self. तो हमारी खुद के तरफ ड्यूटी क्या है? अपना खुद का ध्यान रखें, अपना शारीरिक और मानसिक जो एस्पेक्ट है उसका वेलबींग का टेक केयर करें। अपने फैमिली की तरफ ड्यूटी, फिर सोसाइटी की तरफ ड्यूटी, फिर अपने देश की तरफ ड्यूटी, फिर दुनिया की तरफ ड्यूटी, फिर रिसोर्सेज जो हमारे आसपास में हैं उनका सही उपयोग करना, उनका वेस्ट ना करना। ये दैट इज duty oriented interaction with the resources around, that will help in environment protection and that ultimately will lead to attainment of God. Attainment of God मतलब वाकई तौर पे भगवान ऐसे धरती पे आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, but that itself will be a divine like existence for all human beings together. So that is how the integral humanism will be able to attain its goal, attainment of God ultimately. So this is what पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सजेस्टेड, इंटीग्रल इंडिविजुअल ड्यूटी फॉर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो इस टॉपिक पे ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एथिक्स पेपर में कि क्या है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के लिए एक एग्जांपल मैंने इस आंसर में भी डिस्कस किया है। मैं एक बार और बता देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आए। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं किसी प्रॉब्लम से इलाज कराने के लिए, बुखार है आपको, आप दवाई लेने जाते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हिसाब से जो मेडिकल मॉडल है वो सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल या फिजिकल हेल्थ का ध्यान ना रखे, वो हमारे मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग का भी ध्यान दे। ऐसा तो डॉक्टर को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इंसान के मन में एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के कोई डर बैठ गया है, उस डर को दूर करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको ठीक करना। तो मेडिकल मॉडल में हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा, इन्वायरमेंट को लेकर के हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा, अपने जीवन को लेकर के होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट के पीछे ना जाएं, या सिर्फ ड्यूटी ओरिएंटेड ना बने, या सिर्फ कामनाओं के पीछे ना जाएं, हर एक एस्पेक्ट का इंपॉर्टेंस दें। इस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो फिलॉसफी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, विच सजेस्ट्स होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स सेल्फ एज वेल एज सेल्फ इंटरैक्शन विद सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट अराउंड, दैट इज हिज फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट मुझे लगता है समझ आई है बात आपको। आप ये आंसर पढ़ करके और आपको क्लैरिटी मिलेगी। The next article is about Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view.
देखिए, आज का दिन 26 सितंबर ये वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इस दिन को यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है ताकि पूरे दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्क पोज्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स, और फिर धीरे धीरे एक ग्लोबल डिस्कोर्स स्टार्ट किया जा सके रिगार्डिंग एलिमिनेशन या डिसआर्मामेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स। इसी पर्पज से 26 सितंबर को, आज के दिन को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब ये न्यूज़ मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आपसे नहीं पूछेगा, इस तरह से तो हर दिन ही कोई ना कोई दिन होता है। बट चूंकि आज का दिन है इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है द हिंदू में, अच्छा आर्टिकल है जो डिस्कस करता है कि एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या डिसआर्मामेंट कंप्लीटली, इसके लिए अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो ये आर्टिकल बताता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटी फॉर प्रोहिबिशन ऑन राइज ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, उसका नाम है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसको बैन ट्रीटी भी कहते हैं क्योंकि दिस ट्रीटी सीक्स टू कंप्लीटली प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स। जो भी देश इस ट्रीटी का सिग्नेटरी है, उस देश को पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन या मैनेजमेंट या होल्डिंग को खत्म करना होगा। सो ये है इस ट्रीटी का पर्पस, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसको कॉमन भाषा में कहा जाता है बैन ट्रीटी, बिकॉज इट सीक्स टू पुट कंप्लीट बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन, प्रोलिफरेशन। इसको प्रपोज किया गया था साल 2017 में एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वहीं पे कहा गया था कि जब 50 देश इसको साइन कर देंगे और रेटिफाई कर देंगे, देन इट विल कम इनटू फोर्स। दैट हैपेंड इन 2021 जनवरी, एंड सिंस देन दिस ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज इन फोर्स। 50 से ज्यादा देश इसको साइन कर चुके हैं। इनफैक्ट 70 countries have signed and ratified, 27 have only signed। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो 9 देश ऑफिशियली न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, नन ऑफ देम हैव ज्वाइंड दिस ट्रीटी। तो जब तक ये देश ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तक एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या डिसआर्मामेंट, कंप्लीट डिसआर्मामेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन देशों को भी तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करना होगा। बट हाँ, ये एक अच्छी बात है कि एक ट्रीटी लाई गई है, बैन ट्रीटी, यूएन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका मकसद ये है कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट किया जाए। अदरवाइज इसके पहले जितने भी अग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी हैं, वो कहीं ना कहीं हाफ हार्टेड अप्रोच लगते हैं। हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे सीटीबीटी, पीटीबीटी सेट, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इस तरीके से पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ये सब हाफ हार्टेड अप्रोच लगते हैं। बट ये जो है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इट appears to be a sincere effort in the direction of complete disarmament of nuclear weapon। अगर ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है यूनिवर्सल तरीके से, तो इससे फायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। क्या होगा? दिस ट्रीटी it seeks to completely prohibit development, testing, production, stockpiling, stationing, transfer, anything। So if a member country is signatory of this treaty and has ratified this treaty, तो वो member country फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या मटेरियल का आर्म्स पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट इवन गिव असिस्टेंस टू सम अदर कंट्री टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। तो बैन ऑन असिस्टेंस ऑल्सो। Plus, the signatory of this treaty, that country also commits it will provide assistance to the victims in case of attack by nuclear weapon। Ultimately, the goal of this treaty is to attain nuclear disarmament at global scale, completely eliminate the nuclear arsenal। तो ये एक महत्वपूर्ण ट्रीटी है, और अगर ये ग्लोबल लेवल पे हो जाती है तो समझिए कि न्यूक्लियर वेपन जैसा चीज खत्म हो जाएगा। बट अभी तक इसको सिर्फ कुछ ही देशों ने, 70 देशों ने साइन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो न्यूक्लियर होल्डिंग स्टेट है, न्यूक्लियर विल्डिंग स्टेट्स हैं, दे हैव नॉट साइंड इट। अच्छा, इसके अलावा एक और ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, विच ऑल्सो सीक्स टू रेगुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स
बट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी शॉर्ट में कहें तो एनपीटी एंड दिस ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उनमें क्या अंतर है वो जरा देखते हैं। एक बार न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी केम इन 1970। इस ट्रीटी के हिसाब से उस वक्त जो भी पांच देश, उस वक्त जो भी देश न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके थे, बस वो देश ही न्यूक्लियर वेपन होल्ड कर सकते थे फॉर कमिंग ईयर्स, जबकि नए देशों को न्यूक्लियर वेपन बनाना अलाउड नहीं था। मैं फिर से बता रहा हूं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, इट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन 1970 विद द कट ऑफ डेट ऑफ 1970। तो पॉइंट या द आइडिया ऑफ कट ऑफ डेट इज कि जिन देशों ने तब तक न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, ओनली दे आर अलाउड टू होल्ड न्यूक्लियर वेपन फॉर द टाइम बीइंग, व्हाइल न्यू कंट्रीज वोंट बी अलाउड टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। दैट इज द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। संयोग से उस टाइम तक जिन पांच देशों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था वो हैं यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। ये वही देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं इन देशों का आप कह सकते हैं कि मिली भगत भी है, प्लान कर लिया भैया हम लोग का न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो जाए तो फिर एक ऐसी ट्रीटी ले आएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि इन्होंने पहले अपना सबने डेवलप कर लिया, फिर बोले अब ऐसी ट्रीटी ले आएंगी कोई और डेवलप ना कर पाए। ये एक कंफ्लिक्टिंग पॉइंट है। भारत का अगर आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखें तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट, कि अगर दुनिया के सारे देश न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर देंगे, त्याग देंगे, जो भी उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो गिव अप कर देंगे, देन इंडिया इज ऑल्सो रेडी टू गिव अप ऑन इट्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल एंड ऑल्सो विलिंग टू कमिट इट विल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन इन फ्यूचर। और यही कारण है कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इंडिया ना ही ये पहले वाले ट्रीटी का सिग्नेटरी है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही है कि बाकी देश साइन करें तब तो हम साइन करें। हमने साइन कर दिया, अपने न्यूक्लियर वेपन एलिमिनेट कर दिया और बाकियों ने नहीं किया, तो फिर फायदा क्या है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी नहीं हुआ और हमारा जो सिक्योरिटी है, जो डेटरेंस क्रिएट करता है न्यूक्लियर वेपन फॉर अस, वो भी नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेटरी है। इट अलाउज 5 कंट्रीज टू होल्ड न्यूक्लियर वेपन। ये कहता है कि इनको बाद में कहा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये कहता है कि हमेशा के लिए 5 देश न्यूक्लियर वेपन रख पाएंगे, बट ये ट्रीटी कहता है कि दीज कंट्रीज विल बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन फॉर द टाइम बीइंग, while others will not be allowed to develop nuclear weapon at all. So India calls it discriminatory. India says कि it is in favor of complete disarmament, and if these 5 countries are willing to give up their nuclear weapon now, then India is also willing to eliminate its nuclear stockpile. And for that reason only India is not signatory of this non-proliferation treaty. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो TPNW है, ये थोड़ा ज़्यादा सिंसियर एफर्ट लगता है as compared to nuclear non-proliferation treaty as far as restricting the development and proliferation of nuclear weapons are concerned. जो देश न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं एंड आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। तो टोटल 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिनमें से 5 तो यही हैं जिन्होंने 1970 से पहले डेवलप कर लिया था। So they are legally allowed to have nuclear weapon for the time being as per NPT. These are the 4 countries who are holding nuclear weapon, but they are not signatory of NPT. So अगर डिफरेंस देखा जाए TPNW, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon and NPT में, तो TPNW is very extensive in its prohibition. All signatories are expected to completely be barred from developing, testing, producing, stockpiling, transferring, using nuclear weapon. हर तरीके का न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटी से उनको प्रिवेंट किया जाएगा। A nuclear non-proliferation treaty is discriminatory in nature. It bans proliferation for non-P5 countries, but promises to consider disarmament. कि भविष्य में देखेंगे इन 5 देशों को भी हम बोलेंगे कि आप भी अपने न्यूक्लियर वेपन को give up कर दो, but it does not have any concrete plan. So that is the difference between NPT and TNPW. TPNW. TPNW is most sincere effort. इस पे मेंस में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हमने लगभग 2-3 महीने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में चर्चा की थी। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो आने वाले जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज जिनको कहते हैं, जो अभी तो हो सकता है नेसेंट स्टेज में हो लेकिन जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए जो मिनरल्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, उन मिनरल्स को कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। तो मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, जैसे कि मिनरल्स यूज इन मोबाइल फोन, कंप्यूटर बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एटीसी। फॉर एग्जांपल लिथियम। तो लिथियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिचार्जेबल batteries, which is used in mobile phone, electric vehicles, and also of course lithium is a important critical mineral. But अकेला lithium ही नहीं है, there are others as well which are used in emerging technologies, telecommunication, energy, defense, etc. They are called critical because they are important as far as emerging technologies are concerned, clean energy is concerned, which is must for future considering the rise of greenhouse gas and global warming. They are also called critical because their supply chain is under risk. क्योंकि दुनिया के कुछ ही देश इनके सप्लाई को मेनली कंट्रोल करते हैं, उसमें से एक देश है चाइना, विच इज ऑफ कोर्स स्लाइटली इररिस्पॉन्सिबल कंट्री। तो वो कभी भी सप्लाई को कट डाउन कर देगा और ओवरऑल सप्लाई चेन विल ब्रेक डाउन। इस पर्पस से भी, इस लिहाजे से भी इन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। अलग अलग देशों ने अपने अपने यहाँ या अपनी अपनी इकोनॉमी की जरूरतों के हिसाब से अपनी अपनी लिस्ट बनाई है क्रिटिकल मिनरल्स की। भारत सरकार ने टोटल 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है एज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। उन क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट यहाँ पे है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, एक बार बस देख लीजिएगा। अमेरिका ने 50 मिनरल्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया एज क्रिटिकल मिनरल, जापान ने 31 मिनरल्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया है। और अब भारत कोशिश कर रहा है दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेट करके इन क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने की, ताकि इनका सप्लाई चेन रिजिलियंट बना रहे, इनको लेकर के कोई थ्रेट ना हो कि कोई भी इनका सप्लाई कट डाउन कर दे। सिंस दे आर इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। तो इनकी सप्लाई सस्टेनेबल तरीके से होते रहे, इसके लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव ज्वाइन किया जिसका नाम है MSP, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वॉज ए यूएस इनिशिएटिव। अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लाया था साल 2022 में, जिसके अंतर्गत दुनिया के 14 देश एक साथ आकर के कमिट करते हैं एक दूसरे को कि हम लोग एक दूसरे को मदद करेंगे मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई बनाए रखने में। इन 14 देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंट्री है। तो 2022 में ये ग्रुप बनाई गई मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। स्टार्टिंग में तो 11 देश ही थे, 2023 में भारत ने भी इसको ज्वाइन किया ऑन ऑफ कोर्स इनविटेशन ऑफ द यूएस। As you can read, in 2023, India had been inducted in this mineral security partnership, a US-led collaboration of these 14 countries that aim to catalyze public and private investment in critical mineral supply chain globally. आप फिर से कहिए, मेन इंटेंशन यही है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी घटाई जाए, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना का जो सप्लाई है या चाइना का जो कंट्रोल है वो काफ़ी रिजिलियंट था। तो चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी घटाई जाए, चाइना फैक्टर वाला रिस्क घटाया जाए, इस पर्पज से बनाया गया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब एक करंट न्यूज़ ये है, देखिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप से संबंधित तो पहले भी हम लोग आर्टिकल देख चुके हैं। करंट न्यूज़ यही है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में फाइनेंस रिलेटेड कोलैबोरेशन भी हो, सपोर्ट मिले एक दूसरे को, ये 14 देश एक दूसरे को फाइनेंस रिलेटेड सपोर्ट भी दें। इसके लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत एक नया नेटवर्क स्टार्ट किया गया है, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। तो इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ दिस मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क ऑल्सो, यही है न्यूज़। This mineral security finance network has been brought in order to strengthen the financial cooperation amongst the member countries of mineral security partnership, which was started by US in 2022 and India was inducted into it in 2023. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। न्यूज तो यही है कि चाइना टेस्ट फायर्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इनटू पैसिफिक ओशन। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना ऐसा फायरिंग करता ही रहता है। फायरिंग के पीछे दो मकसद है, अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना
उससे ज़्यादा बड़ा मकसद है दुनिया को एक मैसेज देना, पावर प्रोजेक्शन, कि देखो मेरे पास इस रेंज वाले मिसाइल आ गए हैं, तो डोंट एंग्री मी, वही वो आइडिया भी है। बट ये न्यूज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है नहीं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देख लिया जाए, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, और इसका जो काउंटर तरीके का जो दूसरे तरीके के जो मिसाइल्स हैं उनमें क्या बेसिक अंतर होता है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं विच फॉलोज बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का मतलब है जैसे आप दो दोस्त बॉल एक दूसरे के हाथ में जब फेंकते हैं, बॉल आप फेंकते हैं, मान लीजिए दो दोस्त कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, ऐसे ट्रैजेक्टरी पे बॉल फेंकते हो और इस थ्रस्ट के साथ बॉल फेंकते हो कि वो आपके दोस्त के पास जाकर के वो बॉल पहुंच जाए। उस तरह की ट्रैजेक्टरी को कहा जाता है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। अब बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी वेयर देयर इज नो, यू सी, एक्टिव प्रोपल्सन ऑलवेज, नो, मतलब यहां पे ऐसे इस तरीके से धक्का दिया गया इस मिसाइल को, इस एंगल के साथ, और इस तरीके से स्पीड दी गई इसको इस एंगल के साथ, कि वो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही राइज करेगा, बट धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण ही थोड़ा थोड़ा वो चेंज करेगा अपने डायरेक्शन को। एक हाइट के बाद जाकर के वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, एंड देन इट विल स्टार्ट डिसेंडिंग डाउन एंड इट विल गो एंड हिट द डिटरमाइंड टारगेट। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, इनमें कोई एक्टिव प्रोपल्सन नहीं होता। एक बार धक्का दे दिया, थ्रस्ट दे दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद पूरी तरीके से दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पहले से ही टारगेट को फिक्स कर दिया जाता है और फिर एक वेल डिसाइडेड डायरेक्शन में, वेल डिसाइडेड स्पीड के साथ, यानी कि प्रॉपर वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन के साथ इसको लॉन्च किया जाता है। इस तरीके का जो आप कह सकते हैं ट्रैजेक्टरी होता है, इसी को कहा जाता है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। हम लोग जैसे बॉल फेंकते हैं अपने दोस्त के हाथ में, तो हम लोग बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी ट्रेस कराने की कोशिश करते हैं बॉल को, ताकि वो हमारे दोस्त के हाथ में चला जाए। हम लोग जब बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के हिसाब से जब मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो ऐसे कोशिश करते हैं कि दुश्मन के बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाकर के गिरे, इस एंगल, इस डायरेक्शन से उसको लॉन्च करते हैं। तो इस तरह के मिसाइल को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसमें सिर्फ इनिशियल थ्रस्ट दिया जाता है, बाकी का सारा काम ग्रेविटी करती है, बाकी थोड़ा बहुत एयर रेजिस्टेंस एंड कोरियोलिस फोर्स करता है। इस तरह के जो मिसाइल्स हैं, दे कवर लॉन्गर रेंज, दैट इज व्हाई समटाइम्स दे आर नोन एज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स का काउंटर होते हैं क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स के ठीक विपरीत होते हैं। दे हैव एक्टिव प्रोपल्सन ऑलवेज, जब से उनको लॉन्च किया जाता है और जब तक वो जाकर के अपने टारगेट को हिट करते हैं, पूरे टाइम लॉन्च से लेकर के टारगेट हिट करने तक उनके अंदर एक एक्टिव रॉकेट लगा रहता है, जो उनको लगातार प्रोपल्सन देता है, और उस रॉकेट के डायरेक्शन को भी मनूवर किया जा सकता है, वेलोसिटी को भी मनूवर किया जा सकता है। और रॉकेट जो है वो जेट इंजन या रैमजेट, रॉकेट मतलब जेट कह लीजिए, आई एम सो सॉरी, रॉकेट इज डिफरेंट, जेट लगा रहता है, इंजन जेट लगा रहता है, रैमजेट इंजन लगा रहता है, जो उसको लगातार थ्रस्ट देता रहता है, उसके स्पीड को कंट्रोल करता रहता है। इस तरीके के मिसाइल्स को कहा जाता है क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ठीक विपरीत, बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी ऊंचाई में जाते हैं और फिर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे कम डाउन एंड हिट द टारगेट। क्रूज मिसाइल जमीन के नजदीक नजदीक ही चलते हैं, और चूंकि उनको हर वक्त कंट्रोल किया जा सकता है, दे आर गाइडेड मिसाइल्स, दैट इज वाई उनका प्रिसीजन काफी हाई होता है। वो मूविंग टारगेट्स को भी हिट कर सकते हैं। जैसे टारगेट, अभी बैलिस्टिक मिसाइल आपने लॉन्च किया और जब तक ये अपने टारगेट तक पहुंचता तब तक टारगेट मूव कर गया, तो बैलिस्टिक मिसाइल तो हो जाएगा बेकार, क्योंकि वो फिर एम्प्टी एरिया में जाके हिट करेगा। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल होता है, इसको बीच में भी मनूवर किया जा सकता है, दैट इज वाई इट कैन हिट इवन अ मूविंग टारगेट। बैलिस्टिक मिसाइल का स्पीड बदलता रहेगा, ऑफ कोर्स, जब ये ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, फिर ये नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल डाउन। जबकि ये क्रूज मिसाइल का स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है, और ये जमीन से काफी नजदीक नजदीक चलता है, हाई प्रिसीजन रहता है इसका, क्योंकि इसको हर वक्त मनूवर किया जा सकता है। तो ये सब कुछ अंतर है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में। एक जो फायदा है बैलिस्टिक मिसाइल का,
पहले क्रूज मिसाइल का फायदा देख लेते हैं। फायदा जो है वो क्रूज मिसाइल का, वो तो आप समझ ही गए होंगे, मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकता है। दूसरा, क्योंकि ये ग्राउंड के एकदम नजदीक नजदीक चलता है, इसलिए इसको ट्रैक कर पाना बाय रडार बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एनिमी का अगर रडार भी होगा ना तो इसको जल्दी ट्रैक नहीं कर पाएगा। रडार भी क्या करता है, वेव्स भेजता है, रेडियो वेव्स भेजता है, और उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया तो उसको फिर ट्रैक कर लेता है कि एनिमी का मिसाइल आ रहा है। बट ये चूंकि जमीन से इतना नजदीक नजदीक चलता है क्रूज मिसाइल की, रडार भी उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। बट कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये तो कभी कभार एटमॉस्फेयर से बाहर भी चला जाता है, फिर आकर के हिट करता है अपने टारगेट को। तो इसका रेंज इतना ऊंचा होता है कि इसको बीच में ही ट्रैक कर पाना आसान होता है रडार के लिए। लेकिन ये तो नुकसान हो गया बैलिस्टिक मिसाइल का आज कंपेयर टू द क्रूज मिसाइल। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का एक फायदा भी है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जब तक गिरना शुरू करता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको इंटरसेप्ट कर पाना, अभी आपने मिसाइल ट्रैक तो कर लिया, रडार तो मिसाइल ही ट्रैक करेगा, अब इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट भी तो करना होगा बाय लॉन्चिंग डिफेंडर मिसाइल्स। बट डिफेंडर मिसाइल जो हैं वो इन क्रूज मिसाइल्स को आराम से इंटरसेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बट ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको इंटरसेप्ट कर पाना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी बैलिस्टिक मिसाइल्स 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने लगता है। अब कौन सा आप इंटरसेप्टर मिसाइल मारोगे कि उसको आप रोक पाओगे एटमॉस्फेयर में? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक फायदा है बैलिस्टिक मिसाइल का, एनिमी उसको डिटेक्ट करने के बावजूद भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था यूएनएससी से संबंधित, दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ऑफ दिस 3 years। एंड वीनस से संबंधित देखिए, इसमें ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है वीनस में बहुत सारे वोल्केनोज हैं, बट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स हाई टेम्परेचर, दे आर नॉट मेन रीजन, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ओनली 2। बैंक रेट से संबंधित दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इट इज फॉर हायर एजुकेशन नॉट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।